सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है कलंदर ज़ात। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 60 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। इस वक्त मैं सोने के लिए बेड पर लेटा ही था कि मेरा सेल फोन बज उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था। मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से पुरजोश लहजे में जसपाल सिंह बोला, कैसे हो? ओए जसपाले, तू? मतलब मेरा तोहफा पहुंच गया? ओए कैसा है तू? बहुत ठीक हूँ, वाहे गुरु की मेहर है। मुंबई में हूँ, उसने चहकते हुए कहा। ओए खुश किया। तू ऐसे कर, सारी सूरत हाल लिख दे, फिर मैं तुझे बताता हूँ कि क्या करना है। मैंने कहा तो वो बोला, ठीक है, मुझे यहाँ सेटअप बनाने में वक्त लग सकता है। कोई बात नहीं, इतने दिन मौज कर। बनीता कौर बड़े ही दिल वाली है, वो बड़ी अच्छी दोस्त भी है। मैंने कहा, लेकिन तेरे लिए बड़ा जज्बाती हो जाती है। उसने हंसते हुए बताया, ये इसलिए कि वो खुद बहुत अच्छी है। ये कहकर मैंने अलविदाई बातें की और फ़ोन बंद कर दिया। मेरे अंदर अजीब सा खुशगवार तासुर फैल गया था। मैं सोकर उठा तो कराची के माहौल में तेज़ी थी। आम आदमी के लिए वही सियासतदानों की बयानबाजियां और ऑफिसरों की तिफल तसल्लियां जारी थीं। उनमें एक आला पुलिस ऑफिसर सनाउल्लाह अब्बासी का भी बयान था। वो बहुत हकीकत के करीब था। मैं समझ गया कि ये ऑफिसर इस मामले को गहराई के साथ जानता है। मैंने वो नाम जहन में रख लिया। दोपहर के बाद मैंने फ्रेश होकर लैपटॉप खोला। मुझे यकीन था कि जसपाल की ईमेल आई हुई होगी। उसने मुंबई की सारी रुदाद लिख दी, हत्ता के रात एसीपी और राम तिवारी की बात भी लिख दी। तमाम हालात पढ़ने के बाद मैं कुछ देर तक सोचता रहा। मेरे ख्याल में अब मुंबई में काम का आगाज हो जाना चाहिए था। मैंने उसे मेल का जवाब दिया और नॉर्तन कोर को कुछ हिदायत दी। मुतमईन होकर मैं नीचे आ गया तो ड्राइंग रूम में महविश बैठी हुई थी। उसके पास दारा बैठा हुआ गप्पे लगा रहा था। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया। मुझे देखकर दारा लंच लगाने चला गया। महविश ने बताया कि जोया और सलमान वापस कराची आ गए हैं। फ़हीम चूंकि लाहौर ही का है, इसलिए अपने घर गया है। वापसी पर उसे कराची से आया हुआ कार्गो लेकर आना है। मैं और महविश हालात के बारे में बातें कर रहे थे कि गीत का फोन आ गया। एक बुरी खबर है, उसने बताया। वो क्या? मैंने तहम्मुल से पूछा। करामत जुनेजो ग्रुप को रात धचका मिला सो मिला, लेकिन मुखालिफ ग्रुप का भी इलाका छीन लेने की कोशिश है। ये बुरी खबर तो नहीं? अब ये जराइम पेशा कुछ दिन आपस में लड़ते रहेंगे, इससे हमें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मैंने उसे समझाया। असल खबर तो इसके पसे मंजर में है। यहाँ जिस बंदे को ला रहे हैं वो बहुत बड़ा ड्रग का सप्लायर है और मंशियात की सप्लाई के लिए बच्चों तक को इस्तेमाल करता है। उसने बताया, ये भी इन लोगों का आम काम है। हमारे लिए बुरी खबर, मैंने कहना चाहा तो वो बोली, वो ये है कि उन्होंने भत्ताखोरी आज ही से शुरू कर दी है और बोरी बंद लाशों की धमकियां आम बिजनेसमैन को भी देने लगे हैं। कहीं हमने कम बुरे लोगों को खत्म करके ज्यादा बुरे लोगों को आगे तो नहीं कर दिया? वो अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करेंगे। उनके बड़ों का पता है कुछ? मैंने पूछा। वो तो पता है, एक अहम सियासतदान है रजा हमदानी। बज़ाहिर बड़ा ताजिर है लेकिन जराइम पेशा है। वो ही सब यहाँ देखता है। लेकिन उन्हें ख़त्म कैसे करेंगे? गीत ने मेरी बात समझते हुए सवाल किया। तुम इसके बारे में मुझे मालूमात दो, कुछ करते हैं। मैंने उसे कहा तो वो तेज़ी से बताने लगी। मैंने उसी लम्हे रोही में सरमद से राब्ता किया। वो ऑनलाइन था। मैंने उसे अपनी ज़रूरत के बारे में बताया। उसने कुछ देर बाद बताने को कहा। मैं मुतमईन हो गया और गीत से कहा कि अभी कुछ मज़ीद तलाश करे। मैं और महविश उठ गए। लंच लेने के बाद हम दोबारा कमरे में आए तो गीत के पास कुछ मज़ीद मालूमात थीं। उस वक्त तक सरमद का भी फ़ोन आ गया था। उसने यही बताया था कि अभी थोड़ी देर के बाद आपको अली नवाज का फ़ोन आएगा। मैं कमरे में बैठा ही था कि उसका फ़ोन आ गया। वो सिंधी था लेकिन बला का हौसलेमंद और जुर्रत वाला था। मैंने अपना फ़ोन कंप्यूटर के साथ मुंसलिक कर दिया कि सब लोग बात सुन लें। बहुत कुछ सीखा और फिर बहुत सुना है जी।
आपके बारे में। बहुत खुशी हुई कि मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ, उसने सिंधी लहजे में कहा। मुझसे सीखा? मैंने पूछा। आपको शायद याद नहीं, मैंने आपसे निशानाबाजी सीखी थी रोही में। दूसरे लोगों के साथ मैं भी था, उसने खुशी भरे अंदाज में बात की। अली नवाज, तुम मेरे लिए नहीं, इंसानियत के लिए काम कर रहे हो। फर्ज करो तुम्हारा बेटा है और कोई उसे नशे की लत में इस हद तक लगा दे कि वो ना मरा हो और ना ही जिंदा हो, तो तुम्हारी हालत क्या होगी? मैं दुखी दिल से बोला, मैं आपके जज्बात समझ गया हूं, आप हुक्म तो करें, उसने कहा। रजा हमदानी का नाम सुना है? मैंने पूछा। बिल्कुल सुना है, उसने कहा। अभी इस वक्त वो अपने लग्जरी ऑफिस में है। मेरा एक दोस्त और तुम्हारे जैसा भाई तुमसे बात करेगा, तुम उनसे डन कर लो। आज शाम से पहले पहले उसका वजूद मिट जाए। मैं जज्बाती हो चुका था। हो जाएगा, भाई भेजो, मैं इंतजार में हूँ, उसने कहा। तो मैंने फोन बंद करके जुनेद और अकबर से कहा कि वो फौरन उससे मिलने के लिए चले जाएं। स्क्रीन पर रजा हमदानी की तस्वीर आ गई थी। ये उनकी किसी साइट से उठाई हुई तस्वीर थी। उस वक्त मैंने फैसला कर लिया था कि आम लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अगर चंद लोग मार दिए जाएं तो ये घाटे का सौदा नहीं। मैंने गीत से कह दिया कि ऐसे चंद बंदों के नाम बता दे। वो इस काम में लग गई थी। मैं उनके लिए सोच रहा था कि नौतन कौर का फोन आ गया। मैं इन्हीं के पास हूँ। जिस तरह के बंदे तुमने बताए थे उनमें से सिर्फ एक आदमी मिला है। नौजवान है, बेंगलोर की सिलिकॉन सिटी का तरबियत याफ्ता है। अरविंद सिंह नाम है उसका। उसे फौरन उनके पास पहुंचा दो। रोनीत कौर को भी इधर ही बुला लो, मैंने कहा। वो रात किसी वक्त तक आ जाएगा। इस वक्त वो थाईलैंड में है और बैंकॉक एयरपोर्ट पर होगा। वो जब भी मुंबई पहुंचा उसके लिए करीब ही एक होटल में बुकिंग है। वो उधर आकर आराम करेगा, फिर हम उसे ले लेंगे। नौतन कौर ने तफसील बताई। वो जैसे ही इधर आए तो मुझे बताना, मैं उससे बात करूंगा। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। कोई 2 घंटे गुजर गए। इस दौरान फ़हीम वापस आ गया। उसने छोटे छोटे 4 कार्टन ला कर रख दिए। मैंने उसे ताज़ा सूरत हाल के बारे में बताया तो वो अपने काम में लग गया। जैसे ही अली नवाज के पास जुनेद और अकबर पहुंच गए और उन्होंने सारी बात उसे समझा दी थी, तो जुनेद ने मुझे फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। सामने स्क्रीन पर वो मुझे दिखाई दे रहे थे। अली नवाज एक वजी नौजवान था। छोटी छोटी तरशी हुई दाढ़ी थी, मूछें और सुर्ख सफ़ेद चेहरा। वो मुझे अच्छा लगा। तभी फ़हीम ने कहा, शाम के 4 बज रहे हैं, रज़ा हमदानी इस वक्त तक अपने ऑफिस में ही है। जैसे ही तुम लोग वहां पहुंचोगे, मैं सारे ऑफिस के निज़ाम को अपने कंट्रोल में ले लूंगा। शर्त यह है कि ऑफिस में दाखिले से पहले उसी कंपनी का कोई एक कार्ड हासिल कर लो, फिर वो ऑफिस मेरे काबू में होगा। हो जाएगा, जुनेद ने कहा। तो फिर समझो उसका ऑफिस कैसा है? फ़हीम बोला। फिर उसने स्क्रीन पर उसके ऑफिस का नक्शा जाहिर करके उन्हें गाइड करने लगा। उसका ऑफिस पूरे का पूरा उसके अपने कंट्रोल में है। रोड से लेकर उसके अपने बैठने वाली जगह तक कोई भी उसकी मर्जी के बगैर दाखिल नहीं हो सकता। इसीलिए वो वहां पर मोहतात नहीं होगा। जब वो नहीं होता तो उसकी सूरत हाल क्या होती होगी, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। कार्ड मैंने इसलिए कहा है कि सारे दरवाजे कार्ड ही से खुलते हैं। वो किसी का भी हो, मैं उसी कार्ड को इस्तेमाल कर लूंगा। तुम लोगों ने वहां इस्तकबालिया पर नहीं जाना, सीधे अंदर दाखिल होना है। बाकी मैं तुम्हें वहीं पर गाइड कर दूंगा। वो तीनों वहां से निकलकर बाहर आ गए। वो रेलवे कॉलोनी की बड़ी गलियों वाला पुराना इलाका था। जब तक वो मेन रोड पर आए, उसके साथ 4-5 गाड़ियां चल पड़ी थीं। अब्दुल्ला हारून रोड से आगे चौरंगी के मेन रोड पर पहुंचते हुए उन्हें कोई घंटा लग गया। रास्ते में उसने अपने लोगों को समझा दिया था कि उन्होंने क्या करना है। उन्होंने गाड़ियां एक तरफ पार्क की और उस इमारत के अतराफ में फैल गए। हर कोई असले से लेस था। हम सिर्फ वही मंजर देख सकते थे जो जुनेद और अकबर की रेंज में आता था। वो ऐसा वक्त था जब ऑफिस बंद होने वाला था। वहां से 2-3 लोग निकलकर पार्किंग की जानिब चले गए। अली नवाज के लोगों ने उन्हें वहीं दबोच लिया होगा, क्योंकि जरा सी देर के बाद 2 कार्ड उन तक पहुंच गए थे। सिर्फ एक कार्ड ही इस्तेमाल करना है। जो पहले जाए उसके पास किसी किस्म का कोई असला ना हो। फ़हीम ने उन्हें तेजी से कहा। तो जुनेद ऑफिस के अंदर चला गया। अली नवाज और अकबर बाहर ही थे। जुनेद स्क्रीन पर दिखाई देने लगा था। वो ऑफिस में दाखिल होता हुआ आगे बढ़ गया।
जैसे ही उसने दरवाजे में कार्ड डाला, एक लम्हे से भी कम वक्त में स्क्रीन पर एक झपका आया, फिर नॉर्मल हो गया। तभी फहीम की आवाज आई, दरवाजा खुल गया है। रजा हमदानी का सारा निजाम अब मेरे कब्जे में है। कोई कैमरा नहीं चल रहा, हर दरवाजे में कार्ड डालते जाओ, वो खुलता जाएगा। मैं और अली नवाज अंदर जा रहे हैं, अकबर की आवाज आई। अली नवाज वहीं नीचे रुक गया और अकबर आगे की जानिब बढ़ा। लिफ्ट का दरवाजा भी कार्ड से ही खुला। जुनेद लिफ्ट में चला गया और उसके पास असला नहीं था। अकबर ने उसे पिस्टल दिया और खुद सीढ़ियां चढ़ने लगा। जुनेद एक राहदारी में पहुंच गया था। फहीम ने उसे बता दिया था कि बिल्कुल सामने वाला कमरा रजा हमदानी का है। तुम्हारे पास चंद सेकंड्स हैं। वो अपने कंप्यूटर के प्रोग्राम बंद कर रहा है। अगर वो कंप्यूटर बंद हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो बिजली किसी तेजी के साथ आगे बढ़ा। तभी साइड वाले कमरे से चंद लोग बाहर आए। उन्होंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और किसी ने एकदम से आगे बढ़कर पूछा, कौन हो तुम? उनकी सारी तवज्जो जुनैद की तरफ थी। शायद वो उसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश अधूरी रह गई। जुनैद एकदम से बैठ गया तो अकबर उन पर फायर करने लगा। 2 लम्हे के बाद वो जमीन बोस हो चुके थे। उसने बैठे बैठे ही कार्ड दरवाजे में डाला। एकदम से अलार्म बज उठा, लेकिन अगले ही लम्हे दरवाज़ा खुल गया। सामने मेज की दूसरी तरफ रजा हमदानी बैठा था। उसके चेहरे पर इंतहाई दर्जे की हैरत और परेशानी थी। उसने जुनैद को देखते ही दराज में हाथ डाला, तब तक उसने मेज पर फायर कर दिया। वो पीछे की जानिब उल्टा। जुनैद उसके सर पर पहुंच गया। उसने कंप्यूटर की तरफ देखा और पिस्टल की नाल उसके सर पर रखते हुए कहा, मैं उस वक्त तक तुम्हें नहीं मारूंगा जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे। क्या मतलब? उसने काफी हौसले से कहा। मैं तुमसे एक डील चाहता हूँ। उठो और अपना कंप्यूटर खोलो, जल्दी। उसने दबाव देते हुए कहा। और अगर मैं ना खोलूं तो? वो एकदम से समझ गया था कि जुनैद क्या चाहता है, क्योंकि फ़हीम ने बता दिया था कि अलार्म इसलिए बजा कि उसने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया था। तो फिर ये लो, ये कहकर उसने उसकी एक टांग पर फायर कर दिया, फिर दूसरी पर किया। वो चीखने लगा। ऐसे में राहदारी में फायरिंग होने लगी। 2 बंदे लिफ्ट के जरिए ऊपर आए थे। अकबर ने उन्हें पार कर दिया। यही वो वक्त था जब अली नवाज और उसके बंदों ने एक्शन में आना था। वो भागता हुआ लिफ्ट के पास चला गया। जुनैद, ख़त्म कर दो इसे और पलटो, वक्त कम है, मैंने कहा तो उसने सर का निशाना लिया और फायर कर दिया। उसने एक लम्हे को उसे गिरते हुए देखा और फिर पलट पड़ा। अकबर और जुनैद एक दूसरे को कवर देते हुए सीढ़ियां उतरते चले गए। इस्तकबालिया वाला हाल खाली था। वो भागते हुए हाल में आए और फिर बाहर निकल गए। बाहर गाड़ियां स्टार्ट थीं। वो मुख्तलिफ गाड़ियों में बैठे और निकल पड़े। जुनैद उसके बाकी लोगों को छोड़कर सिर्फ अली नवाज को अपने साथ ले, मैंने कुछ बात करनी है। कोई 1 घंटे के बाद वो लोग पहुंच गए। अली नवाज के लिए वो कंट्रोल रूम काफ़ी हैरत का बाइस बना था। वो फ्रेश हो चुके तो मैंने सबको मुखातिब करते हुए कहा, जुर्म की दुनिया में ये जो अंडरवर्ल्ड है ना, इसमें सिर्फ एक चीज़ के लिए सारा हंगामा लगा रहता है कि किसको क्या फ़ायदा होता है। ज़ाती फ़ायदा ही सबसे अहम है। लेकिन मैं ये सब अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं कर रहा। ये कहकर मैं चंद लम्हे के लिए रुका और फिर बोला, तुम सबके जहन में ये सवाल हो सकता है, तो फिर ये सारा सिलसिला क्यों? मैं नहीं जानता कि किसी के भी जहन में क्या है, मगर मैं यहाँ वाज़िया तौर पर बता देना चाहता हूँ कि मुझे क्या करना है। अगर मेरी कोशिश से किसी को रत्ती बराबर भी इख्तलाफ हो, तो वो खामोशी से हमें छोड़कर जा सकता है, क्योंकि अब मैं एक बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहा हूँ। रिस्क? वो क्या? गीत ने पूछा। वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले मेरी बात सुनने के लिए तुम सब खुद को तैयार कर लेना, मैंने कहा। ओके, तुम कहो, सलमान बोला। ये जो हमारी पाकिस्तानी कौम है, इनके चेहरों पर रौनक क्यों नहीं? एहसास महरूमी, नाउमीदी, बेयकीनी, जहनी बीमारी क्यों है? इनमें खुददारी क्यों नहीं? इनकी इज्जत नफ्स क्यों महफूज नहीं? ये वो लोग हैं जो इज्जत, माल, जान की कुर्बानी देकर भी आज भी ठोकरें खा रहे हैं। और वो कौन लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियां तक नहीं दी और वो इस मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक बन बैठे हैं, इसी मुल्क पर हुकूमत करते हैं और इसी अवाम को फतह करते चले जा रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो इसी अवाम की रगों से कतरा कतरा लहू निचोड़ रहे हैं?
انگریزوں نے جاتے ہوئے اس قوم سے بہت بڑا انتقام لیا۔ یہ نام نہاد اشرافیہ چھوڑ گئے جو آج بھی ان انگریزوں کے غلام ہیں۔ انہی کے ایما پر اپنے مفادات کی خاطر اور انگریزی سازش کے تحت یہ اس قوم کو غلام بنائے ہوئے ہیں۔ اسلام تو مساوات کا درس دیتا ہے۔ انصاف امیر اور غریب کے لیے ایک جیسا ہو، قانون کی پاسداری ایک جیسی ہو، جیسا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کر کے دکھایا تھا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کے عوام بے وقوف ہیں کہ وہ اپنے ایسے نمائندے کیوں چنتے ہیں۔ وہ قوم جس کے پیروں میں جوتا تک نہیں، وہ ان کے جھنڈے اٹھائے کیوں پھرتے ہیں۔ یہ بات اس عوام کی ان قربانیوں کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے جو ہر طرح کی قربانی دے چکے ہیں اور دیتے جا رہے ہیں۔ وہ اب بھی سب کچھ کرنے کو تیار ہیں کہ یہاں وہ نظام آئے جس کے لیے پاکستان بنا۔ وہ کون لوگ ہیں جو دین اسلام کے نام پر آج بھی اس عوام کو سنہرے خواب دکھاتے چلے جا رہے ہیں؟ یہ عوام تو آج بھی دین اور ملت کے لیے اپنا آپ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ وہ لوگ جو محب اور ملت و وطن ہیں، دین و ملت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، انہیں کس نے روکا ہوا ہے؟ پارلیمنٹ ہی کو لے لیں، ایک عام آدمی کو اس تک پہنچنے کے لیے کتنے بیریئر پار کرنا ہوں گے؟ دولت، قومیت، برادری ازم، صوبائی عصبیت، فرقہ بازی، یہ بیریئر کس نے بنائے؟ یہ نظام بنانے والا کون ہے جس نے قوم کو مختلف خانوں میں بانٹ دیا، اس میں اس حد تک تفریق پیدا کر دی کہ وہ کچھ سوچ ہی نہ سکیں؟ یہاں قانون ایک نہیں، امیر کے لیے قانون دوسرا ہے اور غریب کی تھانوں میں کھال ادھیڑی جاتی ہے۔ نظام تعلیم ایک نہیں، تعلیم کا معیار دولت کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے۔ علاج کی سہولیات غریب کے لیے نہیں، لیکن غریب کے سرمایے سے نام نہاد اشرافیہ بیرون ملک سے اپنا علاج کرواتے ہیں۔ کس نے اس قوم کی سوچ فکر کو پیٹ میں بند کر دیا ہے کہ ان کا شعور ہی کام نہ کر سکے؟ یہ وڈیرا شاہی، جاگیرداری، سرمایہ داری ہے جس نے اس ملک کا نظام بنایا ہوا ہے۔ یہ خون آشام اشرافیہ عوام کا لہو چاٹ کر بھی آزاد ہے، اور عوام پس رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس نام نہاد بے غیرت اشرافیہ کو وہ پاکستان نہیں چاہیے جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا۔ یہاں محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام چلنا ہے جو انسانی بقا اور حیات جاودانی کا باعث ہے۔ اس نام نہاد اشرافیہ نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام نہ لا کر دین سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ یہ سراسر نافرمانی ہے۔ اسلام کے حقیقی ثمرات سے دور رکھنے والے یہی بے غیرت اشرافیہ ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام نہ لا کر ان ثمرات سے محروم کر دیا، اور یہ قربانیاں دینے والی قوم کے ان جذبات سے کھیل رہے ہیں جو وہ آج بھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام لانے کو بےتاب ہیں۔ یہ موجودہ نظام ایسا نہیں جس میں قوم کی صلاحیتوں کو ملکی تعمیر و ترقی کے لیے پوری طرح استعمال کیا جا سکتا ہو، بلکہ یہاں تو قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں کہ کہیں یہ لوگ باصلاحیت یا ہنرمند نہ بن جائیں۔ بے روزگاری کا افریط آج بھی نوجوان کو نگل رہا ہے۔ کیوں؟ کیا یہ نام نہاد اشرافیہ خود کو آسمانی مخلوق سمجھتی ہے؟ فلاحی مملکت میں ٹیکس کے عوض سہولیات دی جاتی ہیں، لیکن یہاں ایک بھکاری بھی ماچس کی ڈبیا لیتا ہے تو وہ اس پر بھی ٹیکس دیتا ہے۔ عوام کو سر تاپا ٹیکس دینے والی مشین بنانے کے باوجود انہیں کوئی فائدہ نہیں۔ ٹیکس کے نام پر وہ یہ بھتہ ہے جو روزانہ عوام دے رہے ہیں، اور ہر ماہ کے بعد گیس، پانی اور بجلی کا ایک ترقی پذیر بل تھما دیا جاتا ہے جس کی پوری طرح رسائی ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں نہ تو دریاؤں کے پلوں کی توسیع ہو سکی اور نہ ہی نئے ڈیم بنانے کی روایات موجود ہیں۔ اسمبلیوں میں پہنچ کر ڈیم بنانے کے عمل کو روکنے والے ملک دشمن لوگ کون ہیں؟ عوام یا اشرافیہ؟ تاکہ ملکی زرعی اور توانائی کی ضرورت پوری نہ ہو سکیں۔ ہر سال عوام کو غرق اور تباہ و برباد کرنے والے یہ کون لوگ ہیں جن کا کوئی بھائی بہن یا بیٹا کبھی نہیں ڈوبا؟ ان کے محلات قائم ہیں، کبھی سیلاب میں کسی کا محل ڈوبا؟ صرف قوم غوطے کھا رہی ہے۔ پھر عوام کی مدد کا ڈرامہ کرنے والے ہر برس
کرپشن کرپشن کا راگ الاپنے والے ہی در حقیقت امت کے دشمن ہیں، اور قانون الہی نظام مصطفیٰ کی مخالفت کا توک گلے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ جعلی ہمدرد ہیں جو ایک جال کی مانند ہیں تاکہ قوم اس سے نکل ہی نہ سکے اور پانی میں ڈوب ڈوب کر مرتی رہے، عوام ڈوبی رہے اور سر اٹھانے کی جرت نہ کرے۔ خدارا شعور کی آنکھیں کھولو اور ان کے اصل چہرے دیکھو، ان کے پاؤں کے نیچے سے نکلو اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ۔ ڈیم بنانے میں رکاوٹ کون ہے؟ یہ سیلاب میں ڈوبتی عوام یا بیرونی امداد کھانے والے بے غیرت اشرافیہ؟ اس نام نہاد اشرافیہ کو یہ معلوم ہے کہ جس دن کلندر لاہوری کا پیغام اس قوم نے پڑھ اور سمجھ لیا تو ہر انسان ایک تلوار ہوگا، اور اگر ان 25 کروڑ تلواروں میں سے 1 کروڑ تلواریں بھی نہ نکل آئیں تو کون کیا کرے گا؟ نام نہاد اشرافیہ کیا کرے گی؟ یہ لوگ تو پہلے ہی موت سے گزر گئے ہیں، بغیر تیغ و سنا موت سے گزر کر یہ ملک حاصل کیا ہے۔ اس قوم کے سامنے لا الہ الا اللہ ہی تھا، تو اب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں؟ نام نہاد اشرافیہ اور وہ لوگ جو اس ملک و قوم کے دشمن ہیں، یہ جان لیں جب پاکستان بنا تھا تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، آج ان کے پاس ضرب حیدری ہے۔ وقت لگ سکتا ہے لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں نظام کوئی نہیں روک سکتا کہ یہ ملک بنا ہی اسی لیے ہے۔ اس ملک کی کباؤ بقا اور عزت و غیرت فقط یہی نظام ہے، کیونکہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی میرا پیغام ہے اور یہی میرا مقصد۔ میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا، اس لیے کافی دیر تک خاموشی طاری رہی۔ پھر میں نے ہی کہا، تم لوگ اگر سوچنا چاہتے ہو تو سوچ لو، جو رہنا چاہے رہے، جو جانا چاہے چلا جائے۔ میں نے کہا اور اٹھ کر اوپر چلا گیا۔ میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا کیونکہ میں نے انہیں صاف بتا دیا تھا، میں کسی کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ مغرب ہو جانے کے بعد جب میں نیچے آیا تو سبھی کو اپنی اپنی جگہ دیکھ کر دل خوشی سے بھر گیا۔ مزید کوئی بات نہیں ہوگی، سب تمہارے ساتھ متفق ہیں، اور شاید ہم بھی یہی چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری اس دنیا میں رہنے کی وجہ بھی انتقام ہی ہے جو اس معاشرے کی نا انصافی کے باعث پیدا ہوا۔ اب بتاؤ کہ کرنا کیا ہے؟ وہ بھی بتا دوں گا، ابھی معاشرے کے ان ناسوروں کو ختم کرنا ہے۔ میرے خیال میں گیت تم نے، میں نے کہنا چاہا تو وہ بولی، 3 بندے چنے ہیں میں نے، وہ علی نواز کو بتا دو۔ ادھر کراچی میں گیت، زویا اور سلمان رہیں گے، اکبر اور جنید ادھر آ جائیں، ہمیں اب ایک بڑے پروجیکٹ پر کام کرنا ہے۔ اوکے ہو گیا، سلمان نے کہا۔ اب یہ کام جلد از جلد ہو جائے تو بہتر ہے، میں نے کہا، اور وہاں سے اٹھ کر باہر لان کی جانب چل دیا۔ جسپال اور بانیتا کور کا حلیہ کافی حد تک بدلا ہوا تھا۔ وہ دونوں یوں دکھائی دے رہے تھے جیسے کسی دفتر میں کام کرنے والا کوئی جوڑا ہو اور ابھی ابھی کسی دفتر سے اٹھ کر آئے ہوں۔ ان کے پاس پرانے ماڈل کی کار تھی جسے جسپال ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے جا رہے تھے، ان کا رخ ایئرپورٹ کی طرف تھا جس کے قریب ہی بی ایس ہوٹل میں اروند سنگھ آ کر ٹھہرا تھا۔ جس طرح کی معلومات اس کے بارے میں تھیں وہ لوگ اسے بہت چھپا کر رکھنا چاہتے تھے۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی تھی، ان کے درمیان اروند کے بارے میں بہت دیر تک بات ہو چکی تھی۔ اس وقت وہ مہاتما گاندھی روڈ پر اگروال مارکیٹ کے پاس تھے، وہاں سے کچھ آگے انہوں نے ٹرن لے کر نہرو روڈ پر جانا تھا کہ بانیتا کور کا سیل بج اٹھا۔ اس نے سکرین پر دیکھا اور اضطراری انداز میں بولی، رب خیر کرے، انکل زوردار سنگھ جی کا فون ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کال ریسیو کر لی اور ساتھ ہی اسپیکر آن کر دیا تاکہ جسپال بھی سن سکے۔ اوئے پتر، کہاں ہو تم؟ زوردار سنگھ نے پوچھا۔ جی میں ادھر ہی ہوں، ایئرپورٹ کی طرف جا رہی ہوں، اس نے جواب دیا۔ وہ بات یہ ہے پتر کہ وہ سندیپ سنگھ نہیں ہے جو ڈاکٹر کے پاس ایڈمٹ تھا، اس نے کہا۔ جی جی ہاں، اس نے پوچھا۔ ڈاکٹر کا فون آیا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ لوگ اسے زبردستی اٹھا کر لے گئے ہیں، بوڑھا زوردار سنگھ ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ وہ کون تھے؟ بانیتا کور ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ یہ اسے نہیں معلوم ہوا، وہ اسے گن پوائنٹ پر لے کر گئے ہیں، اس نے بتایا۔
اب کیا ہوگا؟ وہ تشویش سے بولی۔ تلاش کرتے ہیں، کہتا ہوں کسی کو، کیونکہ میں تو سامنے نہیں آ سکتا، اس نے کہا۔ اوکے، پھر ہم ہی اسے دیکھتے ہیں، کہاں ہے اس کا ہسپتال؟ بنیتا کور نے کہا۔ تو زوردار سنگھ نے وہ پوری لوکیشن میسج کر دینے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ جسپال نے گاڑی روک دی، پھر اس کی طرف دیکھ کر موجودہ صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، یہ بہت بڑا الارم ہے بانیتا۔ میں سمجھتی ہوں ایسا ہی ہے، مگر میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم سے غلطی کہاں پر ہوئی؟ بانیتا کور نے سوچتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں سمجھا نہیں، کیا کہنا چاہتی ہو؟ جسپال نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ بظاہر سندو کا کسی سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر کے پاس وہ پرسوں رات پہنچا، مطلب کوئی اس کے طاق میں تھا۔ اگر کوئی اس کی طاق میں تھا تو وہ کیا چاہتا ہے؟ بانیتا، دو طرح کے لوگ ہی ہیں جو اسے پکڑنا چاہتے ہوں گے، ایک وہ جنہوں نے اسے جزیرے کے لیے اغوا کیا تھا، دوسرے وہ جنہیں ہم نے مل کر مارا ہے۔ میرے خیال میں تیسری پارٹی ابھی کوئی نہیں ہے۔ جسپال نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ اگر یہ بھی نہ ہوئے تو؟ بانیتا کور نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ تو پھر سوچنا ہوگا، پھر معاملہ لمبا ہو سکتا ہے، وہ بولا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سندھو بھی زوردار سنگھ جی کا نام جانتا ہے، اور ڈاکٹر بھی۔ اگر تشدد کے ذریعے انہوں نے نام اگل دیا تو میں کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکوں گی، اس نے غصے میں بھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تبھی زوردار سنگھ کی طرف سے پیغام مل گیا۔ اس نے پڑھا اور زیر لب دھیمے سے بولی، یہ تو کلابا کا علاقہ ہے، یہاں سے کافی دور، اب ہمیں وہاں نکلنا ہوگا۔ دیکھو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جنہیں مارنا ہوتا ہے وہ مار ہی دیتے ہیں، اور اغوا کرنے والے ہمیشہ رابطہ کرتے ہیں، انتظار کرنا ہوگا، کوئی نہ کوئی رابطہ تو ہوگا۔ جسپال نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، تم جو کہہ رہے ہو یہ ضروری نہیں، وہ نام اگلوانے کے لیے۔ بانیتا کور نے کہا، اس اروند سنگھ جی کا کیا کرنا ہے؟ اب فیصلہ تمہارا ہے، اسے پہلے ٹھکانے تک پہنچائیں یا چلیں کولابا میں؟ جسپال نے پوچھا۔ میرے خیال میں نوتن کور کے ذمہ لگاتے ہیں کہ وہ اسے ڈیل کر لے، ہم چلتے ہیں کولابا، کیا کہتے ہو؟ اس نے جسپال کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اوکے، جسپال نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا اور گاڑی بڑھا دی۔ راستے میں اس نے نوتن کور سے رابطہ کیا اور اسے صورتحال بتائی، پھر ان کے درمیان یہ رابطہ مسلسل رہا، یہاں تک کہ وہ کولابا پہنچ گئے۔ ان کا ٹریکر بتا رہا تھا کہ جانا کہاں ہے۔ وہ ہسپتال کے سامنے تھے، نیلے رنگ کا نیون سائن جگمگا رہا تھا۔ انہوں نے کار پارک کی اور سیدھے ڈاکٹر جگدیش سنگھ کے کمرے میں جا پہنچے۔ وہ ادھیڑ عمر، پتلا سا، لمبے قد کا تھا، اس نے اینک لگائی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور اپنا تعارف کروایا، تب اس نے کہا، ہاں ابھی بھائی زوردار کا فون آیا تھا، میں تو بہت پریشان ہوں۔ وہ بندہ آیا بھی پرسوں رات تھا، میرا خیال تھا کہ میں اسے کل ہی فارغ کر دوں، لیکن وہ کون لوگ تھے، کوئی پتہ چلا؟ جسپال نے پوچھا۔ نہیں، میں اس وقت یہاں نہیں تھا، عملے کے لوگ ہی تھے۔ میں نے اس کے اغوا کے بارے میں ابھی پولیس کو نہیں بتایا۔ آپ نے اس کی فائل تو نہیں بنوائی اور یہاں لوگوں کو؟ بانیتا کور نے پوچھا، تو اس نے تیزی سے کہا، نہیں، ابھی کچھ نہیں تھا۔ آپ پولیس کو اطلاع دے دیں، انہیں یہی بتائیں کہ اسے کچھ لوگ بے ہوشی کی حالت میں لائے تھے۔ ایک فائل تیار کر لیں اور اس میں کوئی بھی جعلی ایڈریس اور نام لکھ لیں کہ وہ یہی لکھوا کر گئے تھے۔ آج انہی لوگوں نے آ کر ہسپتال کے چارجز دیے اور اسے لے گئے ہیں، جبکہ وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ اور یہ کہ آپ کو پہلے ہی سے شک تھا کہ کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک دو دن دیکھنے کے بعد وہ مریض بالکل ٹھیک تھا، بانیتا کور نے کہا۔ اوکے، میں کہہ دوں گا، بلکہ ابھی پولیس بلوا لیتا ہوں۔ اب اس معاملے کو اپنے انداز میں دیکھوں گا۔ اب مجھے اس بارے میں کچھ نہ پوچھا جائے، آپ لوگ جانیں اور وہ مریض جانے، میں مزید کچھ نہیں کر پاؤں گا، اس نے صاف جواب دیا۔ اس کا یہ کورا پن دیکھ کر کہا جا سکتا تھا کہ وہ فورسز کو سب کچھ بتا سکتا ہے۔ انہیں ڈاکٹر جگدیش سنگھ کے کمرے سے نکلتے ہوئے کافی مایوسی ہوئی تھی۔ وہ اس لیے گئے تھے کہ اغوا کرنے والوں کا کوئی سراغ ملے، مگر انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ اب بولو، کیا کرنا ہے؟ بانیتا کور نے راہداری میں چلتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تو یہ ڈاکٹر ہی غلط لگتا ہے، جسپال نے کہا۔ تو بانیتا کور نے ایک دم سے چونک کر کہا، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ممکن ہے یہ زوردار سنگھ کو دھوکہ دے رہا ہو، اس نے کہا۔ پھر بھی یہ سوال رہے گا کہ کون اور کیوں؟ اس نے اپنی بات پر زور دیا۔ یہ ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے، بہت سارے سوال پیدا ہو سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے
हमें जोरदार सिंह से बात कर लेनी चाहिए। उनके पास कोई ना कोई हल होगा जरूर। कोई रास्ता निकलेगा, फिर करना तो हम ही ने है। यहाँ से निकलो, फिर देखते हैं। जसपाल ने कहा तो वो एकदम से मानते हुए बोली, ओके डन, चलो। वो दोनों तेज कदमों से चलते हुए राहदारी पार करके इस्तकबालिया हाल में आ गए। वो वहां रुके नहीं, आगे ही बढ़ते चले गए। वो अस्पताल से बाहर आ गए। इस दौरान बानीता कौर ने फोन करके पूरी सूरत हाल जोरदार सिंह को बता दी। उसने भी आ जाने को कहा। उस वक्त वो पार्किंग की जानिब बढ़ रहे थे। एकदम से चार लोग कारों की ओट से निकले और उन पर पल पड़े। एक जोरदार पंच जसपाल की गर्दन पर पड़ा था। अगरचे वो सहार गया, लेकिन इसके साथ दूसरों ने उसके पेट में लात मार दी। यही कुछ बानीता कौर के साथ हो रहा था। अचानक इफ्ताद पर वो घेरे तो गए, लेकिन उन्होंने जैसे ही मजाहमत की, एक पांचवा बंदा रिवॉल्वर ताने सामने आ गया। रुक जाओ, उसने बड़े खुरदरे लहजे में हुक्म दिया। वो चारों उन्हें छोड़कर पीछे हट गए और फौरन ही उन्होंने भी अपने अपने रिवॉल्वर निकाल लिए। कौन हो तुम लोग? जसपाल ने पूछा। सवाल करने का हक सिर्फ हमें है। सिर्फ हमने पूछना है और तुम लोगों ने जवाब देना है, सामने वाले ने उसी खुरदरे अंदाज में कहा। तो पार्किंग में एकदम से सन्नाटा छा गया। जसपाल और बानीता हरकत भी नहीं कर सकते थे। उनके पीछे दो, दाएं बाएं दो, और एक सामने पिस्टल ताने खड़ा था। वो भागना तो क्या, लड़ने की पोजीशन में भी नहीं थे। कौन हो तुम और इस तरह हमें क्यों? जसपाल ने पूछा तो सामने वाले ने खुरदरी आवाज में तल्खी से जवाब दिया, भौंकता क्यों है? बताया नहीं, सवाल सिर्फ हमने करना है, तुमने सिर्फ जवाब देना है। पूछो, क्या पूछते हो? जसपाल ने यूं कहा जैसे हथियार डाल दिए हों। वो जमाल किधर है जिसे तूने जजीरे से उठाया था? अब ये मत कहना कि तुझे पता नहीं, उसने तेजी से पूछा। मैं ही जमाल हूं, बोलो क्या कहना है? जसपाल ने एतमाद से कहा। जब तुम्हारे जिस्म का रेशा रेशा अलग होगा, तो तेरे बदन की बोटी बोटी बोलेगी कि जमाल किधर है। वो इंतहाई नफरत से बोला। संधू किधर है? जसपाल ने जवाब देने के बजाय पूछा तो उसने गुस्से में कहा, मेरे पास है, वो भी सब बकेगा जिस तरह तुम बकोगे। ये कहकर उसने पिस्टल तानते हुए जसपाल पर निगाहें जमाए अपने साथियों से कहा, ले चलो इन्हें। ऐसे में उन चारों ने उन्हें आकर पकड़ लिया और पास खड़ी एक हाईएस की जानिब बढ़े। अभी वो दो कदम ही आगे बढ़े होंगे कि अचानक दो लोगों की चीखें बुलंद हुईं और उन्होंने बेसाख्तगी में बानीता और जसपाल को छोड़ दिया। यही वो लम्हा था जिसका फायदा उन्होंने उठाया। गोली किसी ने भी चलाई हो, फिल वक्त गिरफ्त तो उन्हीं की कमजोर हुई थी। उन्होंने पहले पिस्टल वाले हाथ को काबू किया, दूसरा जोरदार पंच उनके चेहरे पर मारा। वो लड़खड़ा गए। दोनों ने बैक वक्त अपने अपने घुटने का इस्तेमाल किया। वो एकदम से चीखे और उनकी गिरफ्त मजीद ढीली पड़ गई। दोनों ने हमला आवरों के पिस्टल छीन लिए। तब तक एक और फायर हुआ। वो पांचवा जिसने पिस्टल तान कर बातें की थीं, वो कराहता हुआ जमीन बोस हो गया। बानीता और जसपाल दोनों हाईएस में घुस गए। तभी जसपाल ने बाहर का मंजर देखा। पार्किंग में चंद लोग मौजूद थे जो मिलगुजी रोशनी में साफ दिखाई दे रहे थे। जसपाल, घबराना मत, हम पहुंच चुके हैं। नौतन कौर की सामने से आवाज आई तो वो बाहर निकल आए। उन पांचों को फायर लग चुका था, लेकिन ये यकीन नहीं था कि कौन जिंदा है और कौन जिंदा नहीं रहा। जसपाल उसी पांचवें बंदे के पास गया और ठोकर मारते हुए पूछा, अब जवाब दोगे या मरना पसंद करोगे? मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ, उसने घुटी घुटी आवाज में कहा। एक शर्त पर, अभी अस्पताल ले जाऊंगा। बोलो, तुम लोग कौन हो और संधू कहाँ है? हमें ऑफिशियल ऑर्डर मिले हैं कि यहाँ से संधू नामी बंदे को उठाना है और जो भी उसकी मालूमात के लिए आए उसे भी पकड़ना है, उसने कराहते हुए कहा। किसने दिए ये ऑर्डर? आर्मी, रा, पुलिस? जसपाल ने पूछा। पुलिस का, उसने मुश्किल से बताया। संधू कहाँ है? जसपाल ने पूछा। हमारे ही एक सेफ हाउस में है, उसने अटकते हुए बताया। राब्ता करो और बताओ कि तुम किस हालत में हो। उसे वापस लाया जाए वरना तुम पांचों तो गए, जसपाल ने कहा। वो अभी तक मेरी ही कस्टडी में है। मैं मर गया तो वो तुम्हें नहीं मिलेगा, मुझे अस्पताल ले चलो। उसके कहने पर जसपाल ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर एकदम से पिस्टल निकालकर उसके माथे पर रख दिया। हमें उसकी इतनी जरूरत नहीं, भले मार दो उसे, लेकिन अब मुंबई पुलिस के साथ हमारी जंग शुरू है।
मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर उसने फायर कर दिया। उसने दूसरा सांस भी नहीं लिया और उसका सर ढलक गया। फिर उसने बाकी चारों की तरफ देखा और बोला, इन चारों को देखो, जो जिंदा हो उससे पूछो संधू कहाँ है। जो जवाब ना दे उसे गोली मार दो और इनके सेल फोन निकाल लो, जसपाल ने कहा। एक को गोली नहीं लगी, बाकी तीनों मर चुके हैं। बानीता की आवाज गूंजी तो करीब पड़ा शख्स जो जिंदा बचा था तेजी से बोला, वो इसी इलाके के सेफ हाउस में है। कहाँ है वो सेफ हाउस? बानीता ने पूछा तो उसने पता बता दिया। वो करीब ही देवकी नगर में था। तुम लोग इसे लेकर निकलो, हम देख लेते हैं। अगर इसने गलत बयानी की हो तो इसे रास्ते में मार कर फेंक देना। जल्दी, वक्त कम है, फायरिंग की आवाज बहुत दूर तक गई होगी। नूतन कौर ने कहा तो जसपाल ने करीब पड़े बंदे को उठाया और हाईएस में फेंक दिया और ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। बाकी मरे हुए लोग लहूलुहान हो रहे थे। चंद लम्हों ही में वो वहां से चल दिए। नूतन कौर के साथ आए लोग उनकी वैन के आगे पीछे थे। अगरचे फायरिंग से काफी सारे लोग मुतवज्जा हो गए थे, लेकिन कोई करीब नहीं आया था। वो किसी मज़ाहमत के बगैर वहां से निकल गए थे। सड़क पर आते ही उनके रास्ते जुदा हो गए। जरा सा फासला तय पाया था कि उस जिंदा बंदे का सेल फोन बोल पड़ा। वो मुस्तरिब हो गया तो बानीता ने उसे कहा, करो बात। मेरे ऑफिसर का फोन है, उसने स्क्रीन पर देखकर कहा। तो उसने फोन पकड़कर स्पीकर ऑन कर दिया। जी सर। कहाँ हो तुम लोग? उधर फायरिंग की आवाज। सर, बाकी सब मर गए हैं, मैं ही बचा हूं। मैं इनकी गिरफ्त में हूं। उसने सूरत हाल बता दी। व्हाट? ये क्या कह रहे हो तुम? दूसरी तरफ से इंतहाई हैरत में कहा गया। मैं ठीक कह रहा हूं सर। अगर उस बंदे को आज़ाद ना किया गया तो मैं भी मर जाऊंगा सर। उसने मायूसी भरे लहजे में कहा। ये सब कैसे हो गया? ऑफिसर ने पूछा। तो बानीता ने उससे फोन पकड़कर कहा, ओए उल्लू के पट्टे, तुझे लोगों को जान से मारने का हक है, तो क्या दूसरों को जान बचाने का हक भी नहीं? सुनो, अगर अगले 5 मिनट में संधू आजाद नहीं हुआ तो हम इस बंदे को तो मार ही देंगे और फिर अगला टारगेट तुम और तेरे अगले पिछले होंगे। देखो, तुम लोग मुजरिम हो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं, उसने कहना चाहा तो बानीता ने उकताए हुए लहजे में कहा, लगता है तुम फिल्में ज्यादा देखते हो। फजूल बातें मत करो। 5 मिनट शुरू हुए 5 सेकंड हो चुके हैं। ओके, मैं इसे वापस कर देता हूं, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि तुम मेरे जवान को नहीं मारोगे? ऑफिसर की आवाज आई। वक्त कम है, डील करो वरना हमारा आदमी तो समझो मर ही गया। लेकिन फिर क्या होगा ये तुम जानते हो, बानीता ने गुस्से में कहा।